पे तो लगता है कि बुशरा हमारी फौजिया का हाथ पे है। हाँ? मैं क्या इस पे लग रहा है फौजिया का हाथ फिर गया इस पे। तुमने किया सर? हाँ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। होम टास्क कर लिया सबने अपना अपना? आपका तो हो गया, बाकियों ने कितने ने किया है जो लेके आए हैं साथ? काफी कर लिए माशाल्लाह। दे दो अपने अपने, सबमिट कर दो। कोई वहां से इकट्ठा कर ले, ये सब जाके फिर वसूल कर लेंगे। आप इकट्ठी कर लें। हाँ, अपना अपना होम टास्क दे दें। जो हमने वो गाइड टू सिम्टम्स तैयार करनी है ना, फैमिली प्रिस्क्राइबर। क्या? हाँ मुझे पता है। पूरी दवाइयाँ बनाने से पहले, आपको देने से पहले काफी तैयारी करनी पड़ती है। तमाम दवाइयाँ दोबारा पढ़ के उन पर निशान लगाने हैं ब्रैकेट्स पे, फिर वो टाइप होती हैं, उसके बाद आपको मिल सकती है। नहीं, बैकनिक तो अलग चीज है, तो मेन ट्रंक के साथ ताल्लुक रखती है। एक्सट्रीमिटीज कहाँ से हो गई? एक्सट्रीमिटीज से मुराद टांगे और बाजू और उनके किनारे, उंगलियों के पोरों तक एक्सट्रीमिटीज हैं। तो फिर साहब कितनी हो गई हैं? आप मुझे दे दें सारे। आपको मैंने कहा वहां से कलेक्ट करके लेके आए, आप आराम से ही बैठे रहें। आओ जी, नीमा दे दो। ये सब हो गए? ये किसने किया है? ये उर्दू में किया हुआ है? नहीं, पीछे। हाँ? अच्छा, ठीक है, माशाल्लाह। आपके पास टाइपिस्ट कोई नहीं है, हैं? घर में है तो सही। जी है। फिर उनको इस्तेमाल नहीं किया आपने? ये अगली दफा कर दें। हैं? अगली दफा कर दें। अच्छा, मेरा ख्याल इसी दफा कर दें, करवा लें इसको, फिर वापस करें दोबारा ठीक करके। हैं? अच्छा जी। सलीम, इनको जो जो दवाइयाँ दी गई थी उसके मुताबिक क्लिप कर दो उनके जवाब, नाम लिख के। उसके बाद फिर मैं रीऑर्गेनाइज करूँगा, समझ गए हो ना? ये सब ले लो, और जो दवाइयाँ जिसको दी गई थी, और ये फरज वाकर का केस है, एनाकार्डियम वाला। ये मतलब नहीं कि एनाकार्डियम की केस है, मुराद है उन्होंने ये तैयार किया है। सिर्फ एक, बाकी कहाँ है आपके? आपको तो और भी दिया था, हैं? अच्छा, तो जी मेरी भी 2 दवाइयाँ कंप्लीट है, तीसरी थोड़ी सी रहती है। आप अब यूं करें जी। कि मैंने तो क्लास के फौरन बाद कहीं जाना है, अच्छा जी। आप लोग यहाँ बैठे रहें जी। और सलीम को नाम लिखवा के एक पूरी लिस्ट तैयार करो। नाम लिखवा के ये बताएं कौन सी दवाइयाँ आपको मिली थी, अच्छा जी। कितनी आपने तैयार करके वापस दे दी हैं, ठीक है। और कितनी आपके पास हैं, ठीक है? और ये दवाएं जो हैं बाकी सलीम, इनको देख के अगर ये अक्सर सारी दी जा चुकी हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं, जो इसमें से रह गई हैं देने वाली वो तकसीम करा देना। जिनका ज्यादा अच्छा काम है वो तो कईयों का अच्छा होगा, जो मतलब डॉक्टर साहब हैं, हमारे हफीज भट्टी साहब, और भी जो शौक से लेना चाहें और खुद अंग्रेजी में टाइप करवा सकते हो, उनको इब्तिदा में दे दो, है?
या इसको छोड़ो, तुम फैसला करना मुश्किल, जो कहे जिन्होंने काम करके दे दिया है, फारूक हुए, उनमें से कुछ को दे दो, किसी डिफरेंट। हम बेलाडोना पढ़ चुके थे या पढ़ रहे थे? पढ़ रहे थे। कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा, मेरा तो ख्याल है काफी पढ़ चुके थे, कुछ रह गया था बाकी? जी, आंखों पर इसका असर होता है, तो वाहिद होता है, तो छोटे फूल जाते हैं, आंखें सुधरती हैं। ठीक है, वो सारा वही जो आम नक्शा है उसी के मुताबिक आंखें, वो खास इस्तिस्ना नहीं। कृष्णा ने कहा था कि इसमें ज्यादा पानी नहीं बहता, ड्राई वायलेंस होती है, और फिर अगर वह तो कुछ थोड़ा सा थिकिश हीट सा मादा या म्यूकस, गाढ़ी म्यूकस ये निकलते हैं। मगर आम जो नजले की है, सुर्खी के साथ गहरा नजला आंख का, वो यूफ्रेजिया का है। बेलाडोना और यूफ्रेजिया अपनी वायलेंस में और सुर्खी में काफी मिलते हैं, लेकिन यूफ्रेजिया में वर्म इतनी नहीं होती, सुर्खी और शिद्दत पाई जाती है, लेकिन साथ पानी तेज बहता है। और इसमें पानी वानी नहीं बहता, बल्कि ड्राई वायलेंस है, और वर्म भी पाई जाती है, आंखों के इर्द गिर्द सोज भी पैदा हो जाएगी। असल में यहाँ से यूं था, यूं उल्टाया था। नक्सवामी का साउंड ऑफ फुटस्टेप्स ये दे चुका हूँ। नक्सवामी का जिंक दोनों नहीं, बेलाडोना से मुशाबहत या तो मुआजना के सिलसिले में। नक्सवामी का जिंक मैं तो बता चुका हूं। हाँ, बता चुका हूँ ना, ठीक है। क्यूप्रम भी इनसे मिलती जुलती दवा है। असल में ये जो नक्स है, इसमें भी और बेलाडोना में भी क्यूप्रम के मादे पाए जाते हैं, और वो तशन्नुज की बहुत गैर मामूली असर वाली दवा है। यानी कॉपर से तशन्नुज पैदा होता है, इसलिए कॉपर से तशन्नुज जो है वो उन चीज़ों में भी पाया जाएगा जिन पौधों के रस में कॉपर का कुछ एलिमेंट मौजूद हो। जो इसके नक्सवामिका, जिंकम वगैरह के की कीमिया हैं, उनमें क्यूप्रम के असर मिलते हैं। बेलाडोना भी, जिंक नहीं, नक्सवामिका, जिंक तो अपनी जात में एक मेटल है अलग, नक्सवामिका और बेलाडोना, इसलिए इनकी मुशाबहतें क्यूप्रम से मिलती हैं। क्यूप्रम तांबे को कहते हैं ना, कॉपर अंग्रेजी है, उर्दू में तांबे की होता है ना कॉपर। हाँ, और एक चीज भी होती है तांबे के अलावा उससे मिलती जुलती, वो क्या है? हाँ, नहीं क्या? पीतल। हाँ, पीतल और तांबे में क्या फर्क है? नहीं, पीतल है क्या चीज? अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? चेक करें, क्या अलॉय लगता है ये? तांबे का अलॉय है, इसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं तो पीतल बनता है? दो तीन धातें जब मिला के एक नई चीज बनाई जाए उसको अलॉय कहते हैं। तो पीतल गालिबन मेरा भी ही तस्वीर फौजी ने कहा है कि अलॉय लगता है ये, मगर किस किस चीज का अलॉय है अगर वो पता लग जाए तो फिर उसके होम्योपैथिक इस्तेमाल में भी मदद मिल सकती है। बेलाडोना में बिलअमूम हर बीमारी में यही दिखाई देता है कि आराम से फ़ायदा और हरकत से तकलीफ, मगर इसकी एक टांगों की अलामत
रस्टॉक से मुशाबे है। जब टांगों में तकलीफ होती है बेलाडोना से, तो सारी टांगें चूंकि भर जाती हैं, उससे बेचैनी होती है, उसको रिलीज करने के लिए वो चलता है और आहिस्ता आहिस्ता टहलने से कुछ टांगों की बेचैनी में कमी आती है। रस्का और इसका मैंने बता दिया था ना, पस्टिल्ला और एकोनाइट और बेलाडोना की तकलीफें अमूमन ठंडे पाँव ठंडे होने से होती हैं और ऊपर की तरफ चलती हैं, और रस्टॉक्स में ऊपर से नीचे की तरफ हरकत होती है बिलमुम। यानी नज़ला जुकाम जो भी तकलीफ है, ये सर की तकलीफ, वो सर से ऊपर के हिस्से से नाक वगैरह से शुरू होगी, नीचे उतरेगी और फिर रफ्ता रफ्ता जिस्म के निचले हिस्सों को भी मुतासर करती है। तो डायरेक्शन जो बीमारी की है, ये भी बड़ी अहम है मरीजों को पहचानने में। फोटोफोबिया बता चुका हूँ पहले ही मैं, है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, ये तो नहीं पता लग सकता किसी को। हमारे आम होम्योपैथ को जब तक टेस्ट ना हो किसका पता चल सकता है। रेटिना वो पीछे पर्दा है जिस पर आंख की तस्वीर बनती है, और नर्व, ऑप्टिक नर्व वो नर्व है जो सारे पैगाम लेकर पीछे दिमाग को पहुंचती है। तो ये इलावत लिखी हुई है किताबों में, मगर आम रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशन के लिहाज से बेकार है, सिवाय इसके कि किसी डॉक्टर या अस्पताल से मरीज आपके पास आए और बताए आपको कि ये बीमारी है जिसका उनके पास इलाज नहीं। फिर बेलाडोना अगर वो क्रॉनिक ना हो और इब्तदाई दौर में से गुजर रही हो, उसका इलाज कर सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना, वो नर्व के लिए क्या हमने बताया था, रग कह दें, असाबी रग जो है, जो एहसासात को लेकर चलती है, जिसमें बिजली की बर्फी रौ चलती है और पैगामात एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है, और वहां जाकर फिर वो आज़ाद समझ जाते हैं कि हमें क्या पैगाम दिमाग ने भेजा है। हर जिस्म के जर्रे जर्रे से जो पैगाम दिमाग की जानिब पहुंचता है, वो भी इन रगों के हिजान का मुहताज है। और वो रगें महज एक हिजान में नहीं आती, बल्कि हर हिजान एक मुअय्यन सूरत रखता है। मसलन एक पिन चुभाया है आपकी उंगली को, तो दिमाग को यह पैगाम मिलेगा कि पिन चुभा है। अब उसको जोर से मारो, दबाओ, या ठंडा करो या गर्म करो या काटो, तो सब चीजें हिजान पैदा करती हैं नर्व्स में। लेकिन वो क्या निज़ाम है जो हैरत अंगेज बारीकी के साथ हर हिजान की अलग अलग तस्वीर बना रहा है, और दिमाग को हमेशा सही पैगाम मिलता है कि असल जो वाक़या हुआ है वहाँ, उसके ये फीचर्स हैं। वो पिन प्रिक है या कांटा चुभा है, और कितना गहरा गया है या काटा गया है या मारा गया है ठोक ठोक के, या सख्त सर्दी पहुंची है, सख्त गर्मी पहुंची है, वगैरह वगैरह। तमाम एहसासात, या यहाँ तक के पानी लगा है कि तेल लगा है, ये किस नौयत की खुरदरी चीज़ है या मुलायम चीज़ है, जितनी भी एहसास की मुख्तलिफ किस्में हैं, ये दिमाग तक असाबी रगों के ज़रिए पहुँचती हैं। और असाबी रग में सिर्फ एक तमव्वुज पैदा होता है। वो तमव्वुज वहाँ जाकर एक जगह फिर उसको डिसाइफर किया जाता है दिमाग के एक हिस्से में कि इस तमव्वुज का मतलब क्या है, और इस बरकरफ्तारी से ये काम होता है कि आप को सोचने का भी मौका नहीं मिलता। वहाँ वाक़या हुआ और आपको दिमाग को पता लग गया, और उसी के साथ ही जवाबी कार्रवाई का हुक्म भी मिल जाता है, और जवाबी कार्रवाई का हुक्म वहाँ तक पहले यूं पहुँचता है कि मुझे पता लग गया है, वी आर डूइंग समथिंग।
اور उसका पहला इजहार ये है, इसको रिफ्लेक्स रिएक्शन कहते हैं, कि अगर गर्म जगह पे उंगली लगी है तो बड़ी तेजी से वापस जाएगी, वो वापस आप ही आप जा ही नहीं सकती। वो जब तक दिमाग को पैगाम मिलके दिमाग से दूसरा पैगाम जारी ना हो कि तुम फौरन वापसी की कोशिश करो, उस तक वापस नहीं हो सकती। तो पहला इमीडिएट पैगाम ये है। फिर दूसरा अपना जो नेचुरल डिफेंसेस हैं, जो इंसान के अंदर दिफाई निज़ाम मौजूद है, उसको हुक्म मिलता है कि कुछ करो। वो फिर अपने नुमाइंदे भेजता है वहां, खून के जरिए फौरी तौर पर हरकारे भेजता है कि जाके देखो तो सही वहां क्या वाकया हुआ है। वो देखकर वापस पैगाम देते हैं कि इसका ये सूरत हाल है, ये इलाज होना चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है, फौरी तौर पर ब्लीडिंग रोको। उस पर वो ग्लैंड्स जो ब्लीडिंग रोकने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयां करने के जिम्मेदार हैं, वो सिक्रीशंस को छोटी सी केमिकल खून में दाखिल कर देंगे। उसके नतीजे में सारी हरकतें शुरू हो जाएंगी ब्लीडिंग रोकने के लिए, कोएगुलेशन का निज़ाम बढ़ जाएगा, वो दवाइयाँ जो जमाने के लिए चाहिए वो रिलीज हो जाएंगी, और वो सुकेड़ने के लिए मसल्स को वहाँ से हर किस्म के ज़रूरी दिफाई निज़ाम हरकत में आते हैं अगर ये पैगाम मिले उसको। और अगर बैक्टीरिया दाखिल हो रहे हैं, वर्म से सूजन से और तकलीफ बढ़ रही है, अंदर कैपिलरीज फट गई हैं और खून जम रहा है, तो फिर ब्लीडिंग वाला पैगाम नहीं मिलेगा, दूसरा पैगाम मिलेगा। तो ये सारा असाबी रगों से ताल्लुक़ रखने वाला निज़ाम है। इसलिए जब नर्व्स का जिक्र आएगा, पहले हम लफ्ज़ तलाश किया करते थे, अब मैंने आपको समझा दिया कि नर्व्स क्या चीज़ हैं। तमाम पैगाम रसानी का बरक़ी निज़ाम जिस्म के अंदर नर्व से ताल्लुक़ रखता है, और इनको हम असाबी रगें कह सकते हैं, क्योंकि असाब उर्दू में एक मिला जुला सा लफ्ज़ है जो उज़लात पर भी इस्तेमाल हो जाता है, कि पट्टे टूट गए, उसमें असाब के ऊपर इन मानों में कि नर्व्स ब्रेक डाउन हो गई हैं और असाब दुखते हैं, वहाँ नर्व्स दुखना मुराद नहीं बल्कि उज़लात दुख रहे हैं। तो असाबी रेशे की बजाय असाबी रगें ज़्यादा मौजू है। ऑप्टिक जो नज़र के बसारत की रगें हैं, उनमें अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए और आँख के पर्दे पर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो बेलाडोना इब्तदाई हालत में मुफीद है। क्रॉनिक हो जाए तो फिर बेलाडोना फ़ायदा नहीं देगी। खुश्की भी इसका अमूमी हिस्सा है। खुश्की के नतीजे में जब वो उन जगहों पर मेम्ब्रेन्स फट जाएं और फिर कुछ पानी रिसे या खून रिसे, वो अलग बात है, मगर बुनियादी बेलाडोना का मिजाज खुश्क है। चेहरे पर इसका मुतफर्रक असरात हैं, उसमें स्पेज़म्स भी पैदा होते हैं। अगर नर्व के सेंटर यानी असाबी रगों का जो मरकज है दिमाग में, उसकी खराबी की वजह से कांपना शुरू हो जिस्म, या बहुत ज़्यादा वहाँ दबाव है खून का, मसलन बाज़ बीमारियों में हो जाता है, बेलाडोना में तो ख़ास तौर पर मिलता है, टाइफाइड में इसमें भी हज़ियान पैदा हो जाता है और कई चीज़ों में। उस वक्त ये नर्व सेंटर से दबाव कम करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, और इस किस्म के दबाव की वजह से जिस्म कांपने लग जाता है बाज़ दफ़ा, तो उसकी मौसर और फौरी दवा बेलाडोना है। इसकी प्यास भी बाज़ दफ़ा ब्राउनिया से मिलती है जो बहुत ज़्यादा, और जिससे तस्कीन नहीं मिलती, पीता जाता है आदमी पानी, और बाज़ दफ़ा आर्सेनिक की तरह ये खुश्क मुंह और थोड़ा थोड़ा पानी पीकर बेलाडोना का मरीज प्यास बुझाने की कोशिश करता है। आर्सेनिक से बेलाडोना की बाकी इलामतें उसको अलग कर देती हैं, पहचाना जाता है। ब्राउनिया से इसकी दूसरी इलामतें उसको अलग कर देती हैं, मगर यहाँ तीनों का इश्तराक है,
मुंह की खुश्की और प्यास खास किस्म की। बेलाडोना आर्सेनिक की प्यास के मुतालिक सब यही समझते हैं कि बस थोड़ा थोड़ा पानी बार बार, हालांकि बाज़ दफ़ा आर्सेनिक में बड़ी खुली प्यास भी लग जाती है और बाज़ दफ़ा बिल्कुल गायब हो जाती है जलसीम की तरह। तो जब हम कहते हैं ये इसकी तस्वीर है तो अक्सर मुराद ये है कि अक्सर सूरतों में जहां बार बार की छोटी छोटी प्यास हो वहां आर्सेनिक की तरफ दिमाग जाना चाहिए सबसे पहले। लेकिन अगर आर्सेनिक की अलामतें हों और ये प्यास ना हो तो आपको रुकना नहीं चाहिए, फिर आर्सेनिक इस्तेमाल करके देखना चाहिए, क्योंकि दूसरी गालिब अलामतें इस तरफ इशारा कर रही हैं। ज़रूरी नहीं हुआ करता कि हर सिम्टम, हर जो इलामत है वो हर मरीज में और हर मरज में पूरी तरह जाहिर हो जाए। अगर हो तो वो अमूमन आखिरी वक्त होता है। एक चीज इसमें है जिससे पता लगता है कि कुछ औरतों से भी बेलाडोना का मिजाज मिलता है। क्रेविंग फॉर लेमन्स, लेमन जूस, खट्टी चीजें, ये आमतौर पर औरतों में पाई जाती है खट्टी चीजों की क्रेविंग, तो बेलाडोना में ये बड़ी नुमाया है। इसमें खुले असहाल नहीं लगते, पानी वाले बहुत खुले खुले, बल्कि फ्लूइड होते हैं मगर थोड़े थोड़े, और ये आर्सेनिक से मिलता है इस मामले में। आर्सेनिक में और इसमें फर्क यह है कि आर्सेनिक के जो स्टूल्स हैं वो स्याही माइल होते हैं और उसमें दर्द और बेचैनी बहुत ज्यादा है इसके मुकाबले पर। बेलाडोना के डिसेंट्री में बेचैनी नहीं है, मगर डिसेंट्री और डायरिया दोनों ही स्कैंटी, थोड़ा थोड़ा खारिज होता है मादा, लेकिन पतला, वाटरी नहीं बल्कि फ्लूइड आम जिस तरह लिक्विड होते हैं। हेमोराइड्स भी इसमें पाए जाते हैं। यूरिनेट टू अर्ज टू यूरिनेट इज कांस्टेंट। ये अर्ज जो है ये कोई मुस्तकिल मिजाज का हिस्सा नहीं है इसका, ना इसका प्रोस्टेट ग्लैंड से कोई ताल्लुक है। प्रोस्टेट ग्लैंड को जो इमीडिएट अगर इन्फेक्शन हो और उससे ये वाक़या हो तो फिर बेलाडोना काम करेगा, लेकिन रफ्ता रफ्ता प्रोस्टेट ग्लैंड जो कंट्रोल करता है पेशाब वगैरह को, यानी वो पेशाब वगैरह को तो कंट्रोल नहीं करता मगर उसकी पेशाब की नाली के इर्द गिर्द वो होता है, अगर वो सूज जाए तो नाली दब जाती है। नाली दब जाने की वजह से सारा पेशाब खारिज नहीं होता, थोड़ा सा पीछे रह जाता है और ये बढ़ते बढ़ते फिर बाज़ दफ़ा ब्लॉकेट पैदा कर देता है। फिर डॉक्टरों को दूसरे ज़राए से, मैकेनिकल ज़राए से पेशाब निकालना पड़ता है। ये जो है ये इसको कहते हैं गुद्दा खुदामिया उर्दू में, या उर्दू हिकमत की ज़ुबान में कहना चाहिए। तो प्रोस्टेटिक ग्लैंड में बेलाडोना उस वक्त काम आएगा जब इब्तदाई इत्तफाकी हादसात के नतीजे में ये वाक़या हुआ हो, बाज़ चोटों से भी हो जाती है वरम। उस वक्त अगर प्रोस्टेट की अलामतें मिलती हों तो बेलाडोना इफेक्टिव दवा है, लेकिन क्रॉनिक केसेस में नहीं है। मैंने आपसे कहा था बेलाडोना इस्तेमाल होती है एकोनाइट के साथ, गुर्दे में पथरी हो तो उस सूरत में बर्निंग की अलामत भी इसमें पाई जाती है। अगर पथरी को इसने रिलैक्स किया है तो फिर जो पेशाब आएगा उसमें बर्निंग भी पाई जाती है। बाज़ दफ़ा रेजे रेजे निकल रहे होते हैं, बाज़ दफ़ा अंदर जो जख्म पहुंचे हैं उसके नतीजे में सारी नाली जलन महसूस करती है। बाज़ दफ़ा ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद अचानक उठती है उसकी अर्ज, जैसे यूं मुट्ठी बंद होकर जब दबाव पड़ जाए। ये बेलाडोना में बड़ी नुमाया बात है, क्योंकि ये उस सारी नाली के स्पेज़म पैदा करने से खास ताल्लुक रखता है। और एक होती है इलामत के पेशाब रुकता नहीं, वैसे ही बर्दाश्त नहीं होता, और बच्चों के बाद बाज़ दफ़ा औरतों में ये बीमारी ज़ाहिर होती है। उसका इलाज
या कॉस्टिकम है या फिर काली खाब, निस्बतन आर्जी तकलीफ जो है वो कॉस्टिकम को तलब करेगी और उससे ठीक भी फौरन हो जाता है। अगर गहरी उजलाती कमजोरियां हैं जो फालिज से मुशाबे हो रही हैं और बढ़ रही हैं, तो उनमें काली खाब इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। मुस्तकिल तौर पर औरत में ये कमजोरी पैदा हो जाए कि वो बर्दाश्त न कर सके, मसल्स का फालिज है असल में। अगर बच्चे की पैदाइश से ताल्लुक हो तो कॉस्टिकम का पहले फौरी तौर पर देना चाहिए और बाद में बद असरात को रोकने के लिए काली खाब। काली खाब दरमियानी पोटेंसी में होगी। 30 में अक्सर मैंने देखा है, मगर जरूरी नहीं 30 में, ऊपर भी करके देखा जा सकता है। कुछ नीचे तो कभी जरूरत नहीं पेश आई, लेकिन ऊपर मैं देता रहा हूँ, ऊंची में भी मुफीद है। लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में खुसूसन इब्तदाई जो होम्योपैथ हैं उनको 30 तक की तजर्बे रखने चाहिए। काली खाब खासतौर पर ऊंचा देना खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि अगर इसमें गाउट वगैरह आगे बढ़े हों तो काली खाब ऊंची ताकतें बड़े शदीद रद्द अमल पैदा कर देती है। तो और कुछ नहीं तो गाउट में तो बहुत एहतियात करनी चाहिए काली खाब की। 30 से जब फायदा हो जाए फिर रुक जाए फिर ऊंचा करें और शुरू में ही ज्यादा ऊंची ताकत में न दें। ठीक है, वो मैंने उसको वापस नहीं लिया अल्फाज अभी तक, मगर मैं बता रहा हूं कि जब काली खाब दें तो फिर भी ऊंचा ना दें, कार्बोवेज के बाद भी नीचे ही दें। कार्बोवेज बाज डॉक्टर कहते हैं कि काली खाब के लिए मरीज को तैयार करने के लिए मुफीद काम करती है, उस सिलसिले में मैंने बताया था। और ये जो मैंने आपसे बात कही है कि इसका ताल्लुक है औरतों से खास तौर पर, ये मटीरियल मेडिका में लिखा हुआ है कि औरतों को जब सर्दी लगती है, खास तौर पर मर्दों को भी लेकिन खास तौर पर औरतों को, क्योंकि व्हेन बिकमिंग ओल्ड और चिल्ड और इन वेरी कोल्ड एयर, ये 3 इलामतें हैं। औरतें बार बार जब उम्र में बढ़ जाती हैं तो उनके लिए चूंकि बच्चे की पैदाइश बार बार है, उसके बद असरात आखिर के नुकसानात वो इकट्ठे होकर बड़ी उम्र में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। इसका ताल्लुक उसी से है असल में। तो उस वक्त अगर पेशाब ना रुकता हो तो काली खाब ज्यादा इफेक्टिव है। कैंप ने लिखा है डलकमारा और कॉस्टिकम। मेरा तजुर्बा यह है कि डलकमारा कॉस्टिकम इब्तदा में पहले कॉस्टिकम देनी चाहिए, और अगर वो फौरी असरात हुए हों फालिजी तो फौरी तौर पर दूर भी हो जाते हैं। इसने आगे मिला दिया है इन व्हेन चिल्ड और इन वेरी कोल्ड एयर, तो मिक्सअप हो गया है। मैं उसको खोल के आपको बता रहा हूं कि क्रॉनिक केसेस जो हैं, जो बड़ी उम्र की औरतों में पाए जाते हैं, उनमें अगर फौरी तौर पर जाहिर हो तो फिर कॉस्टिकम पहले दें। अगर रफ्ता रफ्ता बढ़ने वाली कमजोरी है तो कॉस्टिकम की बजाय काली खाब काम करेगी। डलकमारा उस वक्त देना है जब हवा में नमी बहुत हो और सर्दी भी हो, और कॉस्टिकम में नमी जरूरी नहीं है। ऐसी औरतें जो काली खाब चाहती हैं वो अमूमन थोड़ी सी इरिटेबल होती हैं, उनमें चिढ़ जाने का मादा ज्यादा पाया जाता है। वो औरतें जो दबाव में आकर जज्बाती हो जाती हैं, रोने की तरफ रुझान हो जाता है और गैर मामूली तौर पर पिघलती हैं, उनके लिए पस्टिला है। बहुत से लोग बाज़ दफा एक जैसी बीमारियों में पस्टिला और काली खाब का फर्क नहीं कर सकते। ये फर्क इसमें इस पहलू से भी है और ठंडे और गर्म होने के लिहाज से भी। काली खाब में बिलमूम पाँव बहुत ही ठंडे होते हैं, और ऐसा मरीज खा मर्द हो या औरत, उसको अगर काली खाब की इलामतें उसकी हिस्ट्री में मालूम हो आपको,
तो एक ही खुराक काली काप की उसको पाँव गर्म कर देगी, उसको ठीक कर देगी। ऐसी दवाएं जो गैर मामूली तौर पर हाथ पाँव को गर्म करने की ताकत रखती हैं, उनमें एक सोराइनम है जो चोटी की दवा है, एक सिलीशिया है, ये दोनों लंबे असर की दवाएं हैं, और काली काब। ये 3 दवाएं मैंने मुख्तलिफ वक्तों में इस्तेमाल करा के देखी हैं और अल्लाह के फजल से बहुत जल्दी मरीज गर्म हो जाता है और उसको वो जो गैर मामूली तकलीफ है वो कम होने नहीं शुरू होती, रफ़ा ही हो जाए, एकदम रफ़ा होती है। और इलामतें अलग अलग हैं इसकी। पल्स्टिल्ला में भी ये हो सकता है अगर पाँव हाथ जलते हों बहुत और पाँव ठंडे हों, तो इसलिए आपको फ़र्क समझ आने चाहिए। पल्स्टिल्ला गर्म दवा मैंने कहा है, लेकिन बाज़ दफ़ा काली काप से मुशाबे यूं दिखाई देगी आपको कि पाँव दोनों के ठंडे हो सकते हैं, लेकिन काली काप में ये नहीं होता कि पाँव बहुत ठंडे और हाथ जल रहे हों। काली काप में पाँव ठंडे हैं, हाथ या ठंडे हों या ना हो, पाँव बहुत ठंडे हैं। और पल्स्टिल्ला में वो गर्म जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ इम्बैलेंस पाया जाता है। और बेलाडोना में क्या है? बेलाडोना में भी यही इम्बैलेंस है, पाँव बहुत ठंडे और सर बहुत गर्म। ये बेलाडोना का खास हिस्सा है। कोई मारूफ हिस्सा जो भी है, जहां भी वो है, वो गैर मामूली तौर पर गर्म हो जाएगा, आग लग जाएगी, और जो दूसरे हिस्से हैं बदन के वो ठंडे हो जाएंगे। लेकिन वो जो गर्मी होती है वो ठंड के नतीजे में बीमारियां जो पैदा होती हैं उनसे होती है। इसलिए जब मटेरियल मेडिका आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कई दफ़ा कंफ्यूजिंग होगा, कहीं लिखा हुआ ठंडा, कहीं लिखा गर्म। मुराद यही है कि सर्दी से तकलीफें आने का बहाना बन जाता है, तकलीफें पैदा होने का बहाना बन जाती है सर्दी, और जब बीमारी हमला कर दे तो वो गर्म हिस्सा जो है उसको ठंड से तकलीफ नहीं होगी बल्कि फायदा पहुंचेगा। अगर औरतों के रहम में लंबी बीमारी के तौर पर नहीं बल्कि किसी फौरी बीमारी के नतीजे में ओवरीज कंजेस्ट हो जाए, रहम कंजेस्ट हो जाए और गैर मामूली तकलीफ और बर्निंग का बहुत एहसास हो कि अंदर जैसे आग लग रही है, उस सूरत में ये दवा बहुत अच्छी है। बर्निंग के एहसास में इससे ये काली काप से भी मुशाबे है। काली काप को मैंने ठंडा कहा था ना, लेकिन इसमें बर्निंग भी पाई जाती है। इस तरह नहीं कि पाँव ठंडे और हाथ गर्म, बल्कि इसकी बर्निंग स्पॉट्स में होती है। काली काप में गोल दायरों में किसी जगह एक पैच सा लगता है, बहुत गर्म हो गया है, और वो मारूफ पैच नहीं है। अब बेलाडोना को इसका देखें फर्क कितना वाज़ेह है। बेलाडोना में जो गर्मी है वो मारूफ हिस्से में, सोजे हुए मारूफ हिस्से में है। काली काप में बाज़ दफ़ा घुटने के ऊपर गर्मी का एक पैच महसूस होता है, बाज़ दफ़ा गुर्दे के पीछे महसूस होता है, बाज़ दफ़ा पेट पर कहीं, और ये अंदर की बीमारी की इत्तला देता है, खुद मारूफ नहीं है। ये अंदर की बीमारी की तकलीफ को बाहर जाहिर कर रहा है। तो बेलाडोना काली काप में वो जगह जो है वो बीमार नहीं है, वो जरूर अंदर की बीमारी का पता देती है। पेचिश में पेट पर अगर गर्म स्पॉट्स हों तो काली काप की तरफ तवज्जो जानी चाहिए, इसकी आदत है, इस तरह जाहिर करती है। गुर्दे में तकलीफ हो रही है तो बाहर सिर्फ दर्द ही नहीं, दर्द तो होती है सारे इलाके में, उस हिस्से में, मगर अगर गर्म पैच कोई पैदा हो जाए बड़ा नुमाया तो उसमें आपको काली काप का सोचना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी के साथ वो हिस्सा माऊफ भी हो, फूला हुआ हो, सोजन हो, तो फिर बेलाडोना की तरफ दिमाग जाएगा। बेलाडोना में यूट्रस की मैं बात कर रहा था, उसमें कंट्रैक्शन भी बाज दफा बड़ी सख्त होती है इसमें, यानी यूट्रस से मट्ठी मुट्ठी बंद हो जाए इस तरह सुकड़ता है बड़ी तेजी से, और ये दरअसल उसका तशन्नुज है। इस तशन्नुज के नतीजे में लाजमन दर्द होगी और अंदर बोझ बहुत ज्यादा महसूस होगा,
اور اس کے ساتھ بعض دفعہ کوپیس فلو آف برائٹ ریڈ بلڈ، کھلا کھلا ہوتا ہے، بعض دفعہ نسبتاً کم، لیکن خون بہتا ہے جس کے اندر برائٹ ریڈ ہوتا ہے لیکن کلوٹس بھی ہوتے ہیں. اور بھی بعض علام بیماریوں میں نے آپ کو بتایا تھا، یاد ہے؟ میلیفولیم میں اور فاسفورس میں بھی، اور کلوٹس یعنی فاسفورس میں بھی بلیڈنگ اور کلوٹس ہو سکتے ہیں اکٹھے، لیکن یہ سرخ ہیں سب. سبائنا پڑھا دی آپ کو میں نے، سبائنا. پھر جب سبانا آئے گا پھر میں اس فلو کے متعلق دوبارہ بات کروں گا. ایبارشن کے نتیجے میں جو بلیڈنگ شروع ہوتی ہے، کیونکہ ایبارشن میں کچھ وائلنس پائی جاتی ہے اچانک، اس میں سبائنا وہ میں بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، بہت اہمیت رکھتی ہے. مگر بیلاڈونا اس بلیڈنگ کو روکنے کے لیے اچھی دوا بتائی جاتی ہے، خواہ وہ پہلے ہو خواہ بعد میں ہو. اگر تھریٹنڈ ایبارشن ہو تو اس میں بیلاڈونا بھی اثر دکھا سکتی ہے، مگر نسبتاً زیادہ گہری دوائیں اندر اصل چاہیے. ان میں ایک سبائنا بھی ہے، وہ میں بعد میں آپ کو سبائنا پہ بتاؤں گا. لیکن ہیمریجز خاص طور پر جو بیلاڈونا میں بعد میں ہوتے ہیں، مثلاً پیدائش کے بعد یا کنفائنمنٹ کے دوران جو ہیمریجز شروع ہو جاتے ہیں، ان میں بیلاڈونا اچھی ہے. اس میں بالعموم دائیں طرف بیماری کا رجحان زیادہ ہے، اس لیے اووری میں جہاں شدید تشنج اور گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس میں دائیں طرف نسبتاً زیادہ امکان ہے بائیں کی نسبت. اور بوجھ میں اور انگورجمنٹس میں ظاہر ہے کہ نیچے کی طرف یوٹرس گرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور اگر اس کو وقت پہ دوا دی جائے تو واقعتاً پروٹین پرولیپس جس کو کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. ورس جار یاد رکھیں، گرمی، ورم، بوجھ، تو اس سے آپ اکثر بیلاڈونا کی بیماریوں کو پہچان لیں گے. وقت پر دینے سے ان کا کرونک ہونا رک جاتا ہے، اس کا احتمال ختم ہو جاتا ہے کہ وہ ٹھہر جائے اور کرونک ہو جائے. وہ پریگننٹ ویمن جہاں تھریٹنڈ ایبارشن ہوتی ہے، اگر وہ حساس زود حس ہوں آوازوں اور سٹیپس وغیرہ پہ بالعموم، تو ان میں بیلاڈونا بہت افیکٹو پریونٹیو ہے ایبارشن کا. اگر عمومی علامتیں بیلاڈونا کی پائی جائیں اور عموماً عورت ابارٹ کر دیتی ہے، اگر وہ ان چیزوں میں سینسٹیو ہو، اس کے اعصاب زود حس بھی ہوں، اس کے گرمی کے تجربے بھی ہوں، اس کے جلن کے احساس پیدا ہوتے رہے ہیں، اور رش کرتا ہے بلڈ، یہ اگر عمومی مزاج ہو تو اس میں بیلاڈونا بہت افیکٹو پریونٹیو ہے اس کے لیے، ایبارشن کی عادت کو توڑنے کے لیے. اور اگر ظاہر علامتیں ہو جائیں شروع میں دے دو تو روک بھی دیتا ہے. اس کی آواز اور گلے کی نالیوں کے ساتھ بھی بین ہی یہی علامتیں تعلق رکھتی ہیں جو میں بتا چکا ہوں، زیادہ تفصیل کی ضرورت ہی نہیں. لیرنگز میں اچانک بیماری پیدا ہوتی ہے، ساتھ اس کے تشنج. آواز بعض دفعہ اچانک بیٹھ جاتی ہے. آواز اگر اچانک بیٹھے تو اس میں کوسٹیکم کی طرف بھی خیال جا سکتا ہے، بیلاڈونا کی طرف بھی. کوسٹیکم میں اچانک ٹھنڈ لگنے سے عضلاتی فالج ہو جاتے ہیں اور آواز کا بھی فالج ہو جاتا ہے، اور اس میں بیلاڈونا میں خون کے غیر معمولی دباؤ کی وجہ سے وہاں پریشر ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اگرچہ مستقل فالج نہیں ہوتا مگر ہوتا اچانک ہے. تو بیلاڈونا کی علامتیں اپنے خون کے دباؤ اور نمایاں طور پر گرمی سے پہچانی جائیں گی. کوسٹیکم میں یہ علامتیں نہیں ملتی. ایک دفعہ مجھے یاد ہے ربوہ میں جا رہا تھا اس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف. تو ہماری اس دنوں میں مسجد اقصی کی میٹنگ ہو رہی تھی کوئی، اس کو جب ایکسپینڈ کرنے کا وقت تھا نا، تو وہاں رستے میں ریلوے لائن پر ایک بیچارہ آدمی ملا، وہ موچی تھا، مزدور تھا کوئی غریب.
उसने मुझे हाथ देकर रोका, आवाज नहीं आ रही, गल गो उसको। तो मैंने उसको, उस ठंड सर्दियां थी, उसको मैंने फौरन लिख दिया वक्फ जदीद में जाओ और कॉस्टिकम की एक खुराक ले लो 1000 ताकत में। और उसी दिन शाम को या दूसरे दिन वहां से गुजरा तो वो मुझे आवाज दे के, बड़ी ऊंची आवाज से कि देखो जी ठीक ठाक हो गया। तो एक ही खुराक कॉस्टिकम की दी थी, बोला कि फिर से फौरन आवाज वापस आ गई। तो ये अंदाजा लगाना पड़ता है कि ये मौसम कैसा है, तरस से क्या लगता है। उस पर कोई वायलेंस के आसार वैसे नजर नहीं आ रहे थे। तो अचानक गला बैठा है, सर्दियां थी, मैंने कहा खुश्क सर्दी लगी है, बस और कोई बात नहीं। तो इस तरह आप पहचान लें अगर मिजाज, तो आपको ज्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। बस एक मरीज को देखते हैं, फौरन अंदाजा हो जाता है कि किस किस्म का मरीज है। एक दो बातें बताने से उसके पता चल जाता है। मगर ये जल्दी जो है पता चलने की, ये आपकी लंबी मेहनत के नतीजे में पैदा होती है, ये अचानक नहीं पैदा हो सकती। और लेक्चर सुनते हैं या सुनती हैं तो बार बार फिर उनको पढ़ें या सुनें, यहां तक कि वो आपके मिजाज में दाखिल हो जाएं, आपको पहचान फौरन हो। किसी कोई दोस्त मिले, कोई देर के बाद मिले, चाहे आपको जोर तो नहीं लगाना पड़ता, इल्ला माशाअल्लाह। कभी कभी होता है कि एक चेहरा आशना है लेकिन पता नहीं लग रहा, मगर अक्सर एकदम कोई 50 साल पहले का भी आ जाए दोस्त तो आप फौरन पहचान जाते हैं। तो इसलिए उनको दोस्त बना लें, दवाओं को इतना दोस्त बनाएं कि जहां भी उसकी शक्ल नजर आए फौरन ज़हन में उभर आए। फिर आपको उसके लिए वहां बैठकर घंटों मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इससे पहले सालों मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। मुझे दोस्त बनाना आसान काम नहीं, काफी वक्त लगता है, आना जाना, कुछ ताल्लुकात बढ़ते हैं, बार बार का मिलना, उसके बगैर कैसे बन सकता है। तो होम्योपैथी में दवाओं से दोस्ती निहायत जरूरी है, इतनी फेमिलियरिटी कि रोजमर्रा घर के आने जाने वाला बन जाए। ठीक है डॉक्टर साहब? हाँ जी। बाज लोग हैं जिनकी आवाजें अभी कुछ बड़ी मोटी करके बोलते, बड़ी चीख निकलती है। और ये अगर वक्ती हो तो बेलाडोना बहुत अच्छी है, लेकिन बाजों को क्रॉनिक हो जाती है। पुराने जमाने में इश्तिहार छपा करते थे कि एक गोली आवाज खुशकुन की दवा है, तो लोगों को बड़ा शौक होता था गाने का, वो फिर वो खुशकुन गोली लेते थे। एक हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने खुशकुन दवा मंगवाई, खुशकुन आवाज दवा मंगवाई और एक गोली में रखी। उनका अपना बयान था कि गोली अंदर और आवाज बाहर। और उसके बाद सारी उम्र बेचारों की ये मुसीबत रही, पता नहीं क्या उस जालिम ने क्या डाला हुआ था। कभी आवाज मोटी, कभी पतली, कभी मोटी, कभी पतली। और एक हमारे और बुजुर्ग थे, वो साबित थे सुरबोद लेके, उनकी यही तकलीफ थी, लेकिन वो क्रॉनिक थी। तो क्रॉनिक में ये काम नहीं आएगी। क्रॉनिक में फालजी इलामात, इसका एक फालिज होता है मुकम्मल, उसमें तो आवाज बंद हो जाती है। एक है प्रीसिस, जिसमें पार्शल पैरालिसिस होता है, बाज हिस्से का और किसी को हिस्सा बच गया है या सब पर कमजोर फालिज है। उसमें बाज दफा थोड़ा सा बोलने पर कभी आवाज उसमें जान पड़ जाती है, कभी जरा एकदम जान निकल जाती है। तो ये जो कैफियत हैं ये आवाज को बहुत मोटा और बहुत पतला भी बना देती हैं। बेलाडोना में अगर ये आर्जी तौर पर हो तो बहुत इफेक्टिव है। इसमें लेटने के बाद रात को खांसी ज्यादा बढ़ती है और स्पेज़मोडिक है, और बाज़ दफा बार्किंग कॉफ कहते हैं इसको, कुत्ते की तरह की आवाज खोक खोक करके निकलती है, लेकिन इसमें लेटने के बाद ज्यादा होती है। हो सकता है लेटने के बाद छाती पे वहां खून इज्तिमा हो जाता हो,
सोने के बाद जो खांसी होती है उसमें कौन कौन सी दवाएं आपके जहन में आती हैं? हैं? लेकेसिस एक दवा है जिसकी खांसी अमूमन सोने के कुछ देर के बाद शुरू होती है। फेरोफास में भी है ज्यादा, लेकिन एक और दवा है जो मैं आपको बताता, यूफ्रीजिया। यूफ्रीजिया अगर नजलाती असरात से साथ साथ खांसियां शुरू हों तो उसमें यूफ्रीजिया में ये इलामत नुमाया है कि चूंकि उसकी आंख का पानी तेजाबी है और गले का पानी तेजाबी नहीं है, जब वो लेट जाता है तो आंख का पानी पीछे गिरने लगता है। उसके बाद वो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो इतनी सोजिश पैदा कर देता है कि खांसी शुरू हो जाती है। तो दिन भर आराम रहेगा और लेटा और कुछ देर के बाद आंख खुल गई खांसी से। कुछ देर के बाद खांसी से आंख खुलना लेकेसिस का भी हिस्सा है, क्योंकि हर नींद में लेकेसिस की बीमारियां बढ़ती हैं। और बाल बच्चों को बाज़ दफा रात को खांसी शुरू होती है और लगता है कि सोने के नतीजे में हुई है, क्योंकि वो जरा जल्दी सोते हैं। लेकिन दरअसल बाज़ दवाइयों में 11 बजे शाम की रात की एग्रावेशन शामिल होती है। कैलकेरिया फॉस में भी ये 11 बजे की एग्रावेशन मौजूद है। इसलिए ये देखना पड़ता है। बिस्मत में भी रात 11 बजे की, बेरियम में, बिस्मत में 11 बजे की एग्रावेशन होती है ना? क्यों जी, याद है किसी को? चेक करें। ब्रोमीन हैं? ब्रोमीन ब्रोमीन, ब्रोमीन, बिस्मत नहीं, ब्रोमीन। ब्रोमीन है जी, याद आ गया, ठीक है। ब्रोमियम में रात 11 बजे की एग्रावेशन है। तो जो भी बच्चा 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे सो जाएगा, उसको अगर 11 बजे तकलीफ शुरू हो और पहले 2-3 घंटे सोया है तो लेकेसिस नहीं है, ना ही वो यूफ्रीजिया है। यूफ्रीजिया तो अपने वैसे ही इलामतों से पहचानी जाएगी। वो दवाएं हैं जिनका 11 नींद से नहीं 11 बजे से ताल्लुक है। और उसमें ब्रोमियम चोटी की दवा है, खासतौर पर अगर दमे का हमला रात को 11 बजे के करीब ज्यादा हो जाए, उसमें ये बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि ब्रोमियम का और क्या खसूसियत है जिससे ये पहचाना जाता है? इसको नमी और समुद्री हवा से आराम आता है बजाय तकलीफ बढ़ने के। नेट्रम को तकलीफ बढ़ती है, यानी सोडियम सॉल्ट जो है उसमें ये बात है कि अगर समुद्री हवा हो या नमकीन हवा हो, उसको नमकीन कहते हैं, होती तो नहीं नमकीन, लेकिन कुछ बुखारात जो मिलते हैं उसमें थोड़ा सा नमकियात पाई जाती हैं। बहरहाल अगर समंदर के कुर्ब में किसी के दमा बढ़ता हो, उसमें नेट्रम म्योर भी एक अहम दवा है और नेट्रम सल्फ भी, जो याद रखनी चाहिए। इनको अगर खुश्क इलाकों में चले जाएं तो निस्बतन आराम रहता है। अगर कोई लाहौर का, मुल्तान का रहने वाला कराची आया और दमा हो जाए, उस वक्त आपको ब्रोमियम जरूर याद रखनी चाहिए। बेटर सीसाइड एंड व्हाट? अच्छा, तो क्या फर्क क्या करेंगे आप? तो फिर क्या फायदा बताने का? जो चीज हमें पता है वो जो पहचानी जाएगी वो तो मैंने बता दी। जहाँ पहचानी कुछ नहीं हो सकती तो क्या फायदा कंफ्यूज करने का? जो बेशक लिखाओ, मैं वो सारी बातें काटता जाता हूँ यहाँ से, और अगर लिख भी दूं तो आपको बताता हूँ कि ये बेमानी सी बात है, आपको इससे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। समझ जाए ना? बेलाडोना में खांसी में दर्द बहुत पाई जाती है। सल्फर भी, हेपेसल्फ में भी, ब्रायोनिया में भी, फास्फोरस में भी ये हिस्सा नुमाया है कि खांसी में अमूमन दर्द ज्यादा पाई जाती है। बेलाडोना आर्जी दवाओं में है, मगर आकोनेट की तरह आर्जी नहीं है, बल्कि प्लूरिसी वगैरह में काफी इफेक्टिव है। अगर शुरू में इसकी इलामतें पहचानी जाएं तो इस किस्म की जो छोटी ड्यूरेशन की बीमारियां हैं
निमोनिया, प्लूरिसी वगैरह, इनको बर्फ दिया जाए तो ये संभाल लेती हैं उनको, बहुत शॉर्ट एक्टिंग नहीं है। अगर रूमेटिज्म जॉइंट्स में वर्म पाई जाए, अगर अचानक फूलें और वही वायलेंस जो मैंने बताई है, तो बेलाडोना उसमें फायदा भी फौरन देती है। फिर अमूमन रोमेटिज्म में असरात, दवाओं के असरात बहुत आहिस्ता आहिस्ता जाहिर होते हैं और बहुत तेज कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। अगर बेलाडोना काम सिर्फ उसी वक्त करेगा जबकि बेलाडोना की इलामतें पाई जाएं, किसी वजह से खून का रश हुआ है और उनके नतीजे में जोड़ फूल गए हैं, तो उनमें वर्म बाहर भी दिखाई देगी, गर्मी का एहसास नुमायां होगा, तपकन होगी, धड़कन होगी। बेलाडोना की चंद खुराकें उस तकलीफ को लंबा होने से बचा लेती हैं। ये जो मैंने जॉइंट्स कहा है तो जरूरी नहीं कि सब जॉइंट्स में इकट्ठी हो, किसी एक जॉइंट में भी, कभी घुटने में, कभी कलाई में, कभी किसी जगह। टांगों में क्रैम्प्स इसका खास हिस्सा है। क्रैम्प्स तो हर जगह ही होते हैं इसमें, लेकिन बच्चों में जो पुरखून हो, अगर टांगों में क्रैम्प्स का रुझान पाया जाता हो तो उसमें ये अच्छी है। यानी तशन्नुज, क्रैम्प्स का मतलब है तशन्नुज। उसको हम लोग मेरा ख्याल पट्ठा चढ़ना भी कहते हैं, हाँ? पट्ठा चढ़ गया, वो तशन्नुज ही है दरअसल में। हमारे दिमाग में तस्वीर आती है एक पट्ठा यहाँ से आया, वो दूसरे को चढ़ के उलझ गया है। एहसास यही होता है, मगर वो असल में स्पैज़म से, कन्वल्शन से होता है। इस्तिलाहें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेलाडोना के मतलब लिखा हुआ है ऑपिस्थोटोनोस, तशन्नुज पाया जाता है, एम्ब्रोस्थोटोनोस नहीं पाया जाता। अब आप पढ़ेंगे तो मुसीबत पड़ जाएगी, क्या है ये, मुश्किल, पढ़ना भी मुश्किल है लफ्ज़ का। बेलाडोना में तशन्नुज आम जुबान में यह है कि पीछे की तरफ सिर को खींचता जाता है और सामने की तरफ नहीं होता। तो इन दो इस्तिलाहों में बस इतना सा फर्क है। तशन्नुज ऐसे मसल्स का जो जिस्म को पीछे की तरफ खींचे, और जो सामने की तरफ गिराए उसमें और दवाएं हैं। पीछे की तरफ बीमारी खींचने के लिए मशहूर चोटी की दवा कौन सी है बेलाडोना के अलावा? हैं? कॉकस कैक्टाई। कॉकस है जो पीछे की तरफ अकड़ाती है यूं करके सारे बदन को, और बाज उसमें मिर्गी के मरीजों में भी ये अलामत पाई जाती है, तो उसमें कहते हैं कॉकस मुफीद होती है। एपिस में भी वायलेंस है, एपिस में भी गर्मी है, यानी शहद की मक्खी के कांटे में, और सोजन है। तो उसमें और इसमें फर्क क्या है? एपिस wants to be cool, wants to be uncovered. Belladonna wants to be warm, wants a warm room. अब ये खास एक फर्क बताया गया है। बेलाडोना में क्योंकि बाकी जिस्म ठंडा होता है, इसलिए वार्म रूम का और कवर होने का ज्यादा पेशेंट मुतालबा करता है। सिर्फ मारूफ हिस्सा गर्म है। जब बाकी जिस्म ठंडा होगा तो चाहेगा कि कपड़ा ले और गर्म कमरे में आए। और एपिस का सारा बदन जलता है और किसी किस्म की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं, बल्कि बाज़ दफा
अगर इसको आग के सामने ऐसे मरीज को बिठाया जाए तो तशन्नुस शुरू हो जाएंगे, बच्चों को बड़ी शदीद बीमारी हो जाती है। और ख़ास तौर पर बच्चों में एहतियात बताई जाती है कि ना उसको कभी, जिस बच्चे में तशन्नुस हो पहले तहकीक पूरी कर लो कि किस चीज़ का मरीज़ है। बाद लोग कहते हैं गर्म पानी से गुस्ल दे दो, अगर एपिस होगा तो उसी गुस्ल में मर भी सकता है, क्योंकि तशन्नुस इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि नालियाँ भी बंद कर देते हैं, सांस की, खून की नालियाँ भी बंद कर देते हैं। तो ये पहचान है दोनों की, कई चीज़ों में मुशावरत है, मगर नुमाया पहचान एपिस का मरीज़ सारे का सारा गर्म और हर वक्त ठंड का तालिब है, और बेलाडोना का मरीज अक्सर जिस्म का हिस्सा ठंडा, इसलिए गर्मी तलब करता है। रैश भी इन दोनों दवाओं में पाया जाता है। जिस्म के ऊपर छपाकी बाज़ दफ़ा निकलती है, उसको रैश की किस्म है एक, और इसमें भी छपाकी निकलती है, एपिस में भी, और पस्टिला में भी निकलती है। तो जो छपाकी वाली दवाएं हैं उनकी तस्वीर बड़ी वाज़ेह ज़हन में रहनी चाहिए। रबा में कई दफ़ा दौरा हुआ था छपाकियों का, तो मैंने उस पर पस्टिला बेलाडोना मिलाकर एक कम्बिनेशन बनाया था जो काफ़ी मुफीद रहा था, क्योंकि मैं बैठ के वहाँ अलग अलग वक्त नहीं था कि हर मरीज को अलग कर सकूं। तो जिस्म के ऊपर जो रैश किस्म की इलामतें ज़ाहिर होती हैं अचानक, उनका एक तो याद रखें बाज़ दफ़ा मैदे से ताल्लुक़ होता है। अगर मैदे ख़राब हों और उसके नतीजे में हो तो पस्टिला, नक्सवामिका वगैरह ये उसमें काम आती हैं। एनाकार्डियम भी उन दवाओं में से है जो काम आ सकती हैं। आम पहचान के तौर पर आप ये देख लें कि कोई खास रैश नुमाया ना हो, बहुत मोटे मोटे धब्बे ना हो, तो फास्फोरस बेहतर है इन इलामतों के साथ। फास्फोरस में भी आपको याद होगा गर्मी भी है और वरम भी है। और अगर रैश मोटी और बड़े बड़े ब्लॉचेस की सूरत में हो और गर्मी की इलामत हो तो एपिस उसमें नुमाया है। बेलाडोना की रैश में बेतरतीब मोटे मोटे धब्बे नहीं पाए जाते, बल्कि अमूमी तौर पर चमकदार सी रैश है इसकी। एपिस से यकीनन इसकी रैश कम दायरे की होगी, लेकिन वरम इसमें एपिस की तरह ही होगी, लेकिन एक खास चमक है इसकी जो एपिस से मुमताज करती है। और अमूमी पहचान जो मैंने बताई थी उसके जरिए से पहचानी जाएगी। पस्टिला में प्याज की कमी है और रैश निस्बतन बारीक है, और निस्बतन से मुराद है एपिस के मुकाबले पर। और गर्मी की इलामतें अनइवन बैलेंसेस की तरफ इशारा करते हैं। एपिस से साफ पहचानी जाती है, पाँव गंभीर से मैंने बयान किया, या पाँव जल रहे हैं या हाथ जल रहे हैं, और मिजाज अलग अलग है। एपिस का मिजाज में गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा होता है, और पस्टिला का मिजाज रोने वाला है। इसलिए बहुत सी बातें देखनी पड़ती हैं। एक मरीज आता है, उसकी बात करने से पता लग जाएगा कि नरम है या तेज मिजाज का है, और अचानक एक दवाई का ग्रुप आपके सामने आ जाता है। तो रैशेस की जो ज़ाहिरी सूरत जिल्द पर ज़ाहिर होती है उससे भी मदद मिलती है, मगर उसके अलावा और भी चीज़ों से मदद लेनी पड़ती है। सिर्फ रैश को देखकर आप फैसला नहीं कर सकते कि किस दवा की तलब हो रही है। बाज़ दफ़ा और भी इलामतें हैं जो मददगार हो जाती हैं। मसलन फास्फोरस मैंने बताया था, उसकी भी रैश है। फास्फोरस में आपको याद होगा मैंने कहा था कि सख्त ठंडी पानी की तलब, लेकिन मैदे में यूं ही गर्म हो जाता है, मैदा उसको उछाल देता है। इथूजा से भी कुछ मिलती है ये इलामत, लेकिन वैसी दूसरी चीज़ों में साफ फर्क है, नुमाया पहचाना जाता है।
अगर रैश हो और मैदा इन्वॉल्व अक्सर होता है छपाकी वगैरह में, उसमें ये अलामत हो कि सख्त ठंडा बर्फ वाला पानी बच्चा मांगता है और पी के थोड़ी देर के बाद उल्टी कर देता है, तो यकीनन फिर वो फास्फोरस है, इससे वो पहचाना जाएगा। बाज़ दफा एक बेताल्लुक सी चीज से एक निशानदेही हो जाती है। आरम जो है वो बहुत अच्छी दवा है छपाकी वगैरह में, तो आरम ट्राइफिलम, आरम म्योर नहीं, उसकी स्पेलिंग अलग अलग हैं। औरम है एक, उसका तलफ़्फ़ुज़ है औरम, ये गोल्ड है और AURUM लिखा जाता है, और एक है आरम, मैं आरम कह रहा हूं इस वक्त, जो ARUM है, ये वो सोना नहीं है। तो आरम ट्राइफिलम कहलाता है, ट्रिफिलम कहलाता है, ट्रिफिल, हाँ जी। और वो औरम जो है वो मेटेलिकम कहलाता है, उसके साथ MET लिखा होगा, ये मेटल है ये, और ये TRIF लिखा होगा, जिसका मतलब ये दूसरा औरम है, आरम है ये। आरम इसमें बहुत मुफीद है छपाकियों में, लेकिन आरम में अजीब है कि नाक के ऊपर खुजली बड़ी होती है, पिक कर, होंठों को भी पिक करता है, यहाँ भी अभी नोचेगा, नाक को भी नोचेगा, होंठों को भी नोचेगा। ये खास उसकी अचवी है होंठों और नाक के इर्द गिर्द, जो आरम को दूसरी दवाओं से मुमताज कर देती है। इसलिए आप किसी को देखें छपाकी के मरीज है, किसी सवाल की जरूरत नहीं, और यूं कर रहा है तो सीधा आरम दे दें उसको और घर वापस आ जाएं, ठीक है। और अब घर वापस जाना ही, ये कहते हैं कि वक्त खत्म हो गया। इसलिए डुओडेनल अल्सर्स में भी ये मुफीद है। अल्सर्स नहीं, अगर कटार हो और नजलाती असर हो, तो आज खत्म ही कर देते हैं इसको। कैलकेरिया का इससे बहुत ताल्लुक है, बता चुका हूं आपको। बेलाडोना जहां काम करना छोड़ देगा, वहां कैलकेरिया की बारी आ जाएगी, या और किसकी, सल्फर की। तो बाज़ दफा बेलाडोना एक जगह से आपको सल्फर में ले जाता है, सल्फर फिर कैलकेरिया में जाती है। तो कैलकेरिया कार बहुत अहम दवाओं में से जंक्शन है। ये बहुत सी जगहों का जंक्शन, यहां से दवाएं होकर, जैसे गाड़ियां गुजरती हैं ना जंक्शन से, वो कैलकेरिया कार से होकर गुजरती हैं, ठीक है। लेकिन सल्फर अगर आप कैलकेरिया कार के बाद दे दें तो एक्सीडेंट हो जाएगा। याद रखें, इसकी जो लाइनें हैं वो दोबारा सल्फर में नहीं जाने देंगी, फिर एक और स्टेशन से वापसी करनी पड़ती है जिसका नाम लाइकोपोडियम है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अब कल इंशाल्लाह दूसरी दवाएं शुरू।